अनोखा डायग्राम बन गया था। हाँ सर। हम्म, लिखो इसके नीचे लिखो कॉपर प्लेट। ये क्या है? कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट इज अलाउड टू स्विंग लाइक पेंडुलम। थोड़ा फास्ट लिखेगी। कॉपर प्लेट इज अलाउड टू स्विंग लाइक पेंडुलम। टू स्विंग लाइक पेंडुलम, but its motion is damped. DAMP is damped and come to rest. Its motion is damped and come to rest in a little. Come to rest in a little. मतलब बहुत जल्दी जो है इसका मोशन रुक जाएगा बउआ। इन अ लिटिल, फुल स्टॉप। ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट, ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट, ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट कॉमा फ्लक्स चेंज, ड्यू टू मोशन ऑफ प्लेट कॉमा फ्लक्स चेंज which cause induced eddy current in plate, which cause induced eddy current in plate, eddy current in plate, full stop. Direction of induced current are opposite, direction of induced current are opposite when plate swing into the region, direction of induced current are opposite when plate swing into the region between poles, when plate swing into the region between poles, swing into the region between poles, and when it swing out of the region, and when it swing out of the region, swing out of the region, swing out of the region, swing out of the region। इसके नीचे लिखेंगे जो कटिंग स्लॉट है बउआ। ठीक है। आपके स्कूल के एग्जाम में यही पूछा था कि क्यों कट किए हैं, इसका क्या एडवांटेज है कट करने से। लिखेंगे कटिंग स्लॉट, कटिंग स्लॉट reduce reduce the area of flow of eddy current, cutting slot reduce the area of flow of eddy current, area flow of eddy current, comma hence reduced electromagnetic damping, hence reduced electromagnetic damping, electromagnetic damping, and plate swing more freely, and plate swing more freely। लिखा गया। हाँ सर। हाँ तो देखो एडी करंट का क्या कॉन्सेप्ट है बुआ। एडी करंट का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बल्क मेटेलिक पीस अगर प्रेजेंट होगा जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बल्क पीस में एडी करंट जो है बल्क पीस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये इसको इस टाइप का एकदम छोटा छोटा ऐसे करके एडी करंट फ्लो होता है बुआ, बल्क पीस में छोटे छोटे लूप बना करके ऐसे ऐसे जिस हर एक पोजीशन पे इस टाइप का। ठीक है, ये एडी करंट जो है प्रोड्यूस होता है, फ्लो होता है बुआ। और बल्क पीस होता है तो फिर ये मिल कर करके वो एक बड़ा सा करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना। आप एनसीईआरटी का बुक खोलोगी तो आपको दिखेगा कहीं कहीं चीजें। तो एकदम सेम डायग्राम दिखेगा वो, हम एनसीईआरटी से डायग्राम लिया है। तो देखिए क्या कि मान लेते हैं कि दो पोल है मैग्नेट का, इसको झूला के रूप में झूलने के लिए छोड़ दिया गया है। सेम सिचुएशन में दोनों को, एक में पूरा कॉपर है बुआ, एक में इसको कट कर दिया गया, ये पोर्शन कट करके हटा दिया गया, ये पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है। तो एक में कटिंग स्लॉट बना दिया गया, एक में नहीं बनाया गया है। इसमें क्या है, बल्क पीस है,
इसमें एडी करंट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लो होगा। अब क्या है, जब ये अंदर जा रहा होगा, इमेजिन करो कि जैसे क्या है, अब जैसे हमने बोला कि आपका दोनों दीवार जो है जहां बैठी हुई हो, अपना लेफ्ट हैंड और अपना राइट हैंड की तरफ आपका दो दीवार है। मान लो कि वो दोनों दीवार जो है वो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। और जहां बैठी हुई हो, इमेजिन करो कि वहीं पे आप कोई झूला लग गया हुआ, अगर मान ली चेयर पे बैठी हो, इमेजिन करो कि चेयर जो है झूला में लटक कर करके और आप स्विंग करने लगे, तो दोनों जो है आपका राइट और लेफ्ट की तरफ जो वॉल है वो मैग्नेटिक पोल है बुआ, एक नॉर्थ एक साउथ पोल है। और आप इमेजिन करो चेयर आपका हवा में उठ कर करके झूला झूलने लगा बुआ, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो आपका रूम का तो दीवार बहुत बड़ा है। यहाँ पे क्या है बुआ कि इमेजिन करो कि दीवार छोटा छोटा होता है, तो जब आप झूला से निकलती तो दीवार से बाहर आ जाती है। तो जब दीवार से बाहर आती जिस समय, यानी जब पोल से बाहर आती और फिर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाती बउआ, तो दोनों कंडीशन में इसमें जो एडी करंट होता है उसका डायरेक्शन चेंज होता है एब्रप्टली बउआ। सिमिलरली बउआ जब अंदर जा रही होती फिर अपोजिट साइड में जाकर बाहर होती। ठीक है, मान लो दीवार का डायमेंशन फिक्स है और झूला जो है बहुत दूर तक में आप झूल रही है इस टाइप से, तो क्या होता बउआ, एडी करंट का डायरेक्शन एब्रप्टली चेंज होता है। जब एंट्री करती तो एग्जिट होता तो, है ना, जब अंदर जा रही होती तो बाहर निकलती, तो फिर उधर से अंदर आ रही इधर से बाहर निकलती। तो इस कारण से क्या होता है, एडी करंट की वजह से, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें काफी ज्यादा डैम्पिंग होता है। मतलब जो फ्रिक्शन जिसको कहते हैं ना, वो फ्रिक्शन टाइप का चीज होता है। अब आप चलती हो, आपका चप्पल और जूता घिस जाता है तो वहाँ फ्रिक्शन आपको दिखाई देता है। आप बाइक से स्कूटी से चलती है, वहां लगाती है ब्रेक, फ्रिक्शन वहां दिख जाता है। यहाँ पे आपको नहीं दिखता है वो, लेकिन ये भी एक डैम्पिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, एडी करंट की वजह से क्या हो रहा है आपका, इसका मोशन जो है आपका डैम्पिंग होगा, ये बहुत जल्दी हुआ रुक जाएगा इसका मोशन। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, चूंकि हुआ ये बल्क पीस में ही जनरली होता है एडी करंट, यहाँ पे क्या है, हमने सरफेस एरिया को काफी हद तक घटा दिया है। तो एडी करंट हुआ लार्ज सरफेस पे फ्लो होने का इसमें चांस बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से हुआ सेम सिचुएशन है, बट सिर्फ इसका क्या है, इसके जगह पे इस टाइप का बना दिया गया है ताकि एडी करंट का पाथ को मिनिमाइज कर दिया गया है। तो ये काफी देर तक हुआ ये ऑसिलेट करते रहेगा। सेम सिचुएशन सब कुछ सेम रखे हैं, अंतर है इसमें स्लॉट कट कर दिए, इसमें स्लॉट नहीं है। यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ कम अमाउंट होगा, जिस वजह से यहाँ लार्ज डैम्पिंग होगा, जल्दी रुक जाएगा ये, बहुत देर तक बहुत स्विंग करेगा पेंडुलम जैसा, फिर धीरे धीरे करके रुकेगा। रुकेगा तो यहाँ भी। ठीक है सर जी। हाँ सर। हाँ पूछो, कुछ दिमाग में है तो पूछ सकती हो। नहीं। लिखो छोटा हेडिंग, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट। अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट। अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट। फर्स्ट लिखेगी, दे अपोज द रिलेटिव मोशन। दे अपोज द रिलेटिव मोशन। सेकेंड लिखेगी, एडी करंट काउज हीटिंग इफेक्ट। एडी करंट काउज हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, and this thermal energy, and this thermal energy comes at cost of kinetic energy, and this thermal energy comes at the cost of kinetic energy of the plate. This thermal energy comes at the cost of kinetic energy of the plate, kinetic energy of the plate, and the plate slow down, and the plate slow down, full stop. So eddy current, so eddy current heat, एडी करंट हीट द कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के पास आसपास में होगा, पढ़ाया होगा एसी में, आप देख सकते हैं एक बार इसको। सो एडी करंट हीट द कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में बार बार यही पूछा है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में मतलब 4-5 को आपका दिया हो, उसमें हीटिंग इफेक्ट में एक एडी करंट भी मेन फैक्टर होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर साइज का बहुत बड़ा होता है। उसमें जो उसका सेंटर में सॉफ्ट आयरन होता है बहुत बड़ा होता है, बल्कि होता है वो, जिसमें एडी करंट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लो होता है, जिस वजह से वहां हीटिंग इफेक्ट काउज करता है।
क्या लिखे, सो एडी करंट हिट द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर कॉमा इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर भी बउआ आपके घर का मोटर है कि आटा चक्की वाला मोटर है कि बड़ा बड़ा मशीन चलाने वाला मोटर है, सब में बउआ आयरन पीस का साइज अलग अलग होगा, हीटिंग इफेक्ट अलग अलग होगा। क्या बोले, कोमा देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर एंड डायनेमो ईटीसी लिख दीजिए, एंड डायनेमो ईटीसी एंड dissipate dissipate electrical energy in the form of heat, and dissipate electrical energy in the form of heat, in the form of heat। तीसरा लिखेंगे एक्सेसिव हीटिंग, एक्सेसिव हीटिंग एडी करंट की वजह से अगर एक्सेस हीट होता है तो एक्सेसिव हीटिंग ब्रेक द इंसुलेशन, excessive heating break the insulation in the appliances, break the insulation in the appliances and reduce their life, break the insulation in the appliances and reduce their life। ठीक है, जैसे मान लिया आप अपने घर में नया तार लगाई है, पुराना वायर लगाई हुई है, तो नया वाला वायर का इंसुलेशन जो है ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा करंट अगर फ्लो होते रहेगा बउआ तो जो वायर के ऊपर का प्लास्टिक है वो क्या होगा, धीरे धीरे पिघलने लगता है या कमजोर होने लगता है। ये वजह कि बहुत पुराना तार को अगर टच करते हैं कहीं कहीं कटा फटा टाइप का दिखता है, क्यों, क्योंकि लगातार करंट फ्लो होने की वजह से, हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से उसका इंसुलेशन कमजोर होता है। तो एडी करंट जो है ये भी बहुत जगह ये बउआ इस टाइप का हीटिंग इफेक्ट काज करता है, जिससे इंसुलेशन जो है आपका उसका कमजोर हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह का चांस होता है। तो एडी करंट को मिनिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है, आपका कभी कभी फुल क्वेश्चन बनाता है बहुत 3 मार्क्स का क्वेश्चन में, तो लिखेंगे एक लाइन में, एडी करंट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग, एडी करंट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लेमिनेट कोर, CORE कोर, लेमिनेट कोर, लेमिनेट कोर, इसी में लिखेंगे द मेटल कोर, द मेटल कोर, कोर मतलब जो सेंट्रल पार्ट में होता है बउआ, द मेटल कोर टू बी यूज्ड in the transformer, the metal core to be used in the transformer comma motor etc, transformer comma motor etc is taken in the form of thin sheet, motor etc is taken in the form of thin sheet full stop, each sheet is electrically insulated, each sheet is electrically insulated from the other, insulated from the other by insulating varnish, इंसुलेटिंग वार्निश, ठीक है, वार्निश का नाम सुनिए, VARNISH, वार्निश, लाइक, वार्निश लाइक लिक्विड, LACQUER, वार्निश लाइक लिक्विड फुल स्टॉप, सच शीट इज कॉल्ड लेमिनेटेड कोर, such sheet is called laminated core, such sheet is called laminated core। जैसे इमेजिन करो बउआ कि किसी प्लेट को ले ली और मान लो कि भाई कोई पेंट रखा हुआ बउआ, वो प्लेट को पेंट में डाल दिए तो क्या होगा, पूरा प्लेट पे पेंट चढ़ जाएगा दोनों तरफ में। वैसे ही किया जाता है जो लेमिनेशन होता है बउआ, चूंकि देखो एक तो है कि भाई आप मेटल को लगा भी रही है, साथ में उसे इंसुलेटेड भी कर रही है ना, बहुत पहले हम इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो लिखा हुआ कि ईच शीट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर बाय इंसुलेटिंग वार्निश। मान लेते हैं कि जैसे ऐसे एक प्लेट है, दूसरा प्लेट ऐसे, तीसरा प्लेट ऐसे, चौथा प्लेट ऐसे, हर एक प्लेट को क्या कर दिया गया है, वैसे वार्निश में
डाल दिया गया है, तो इस प्लेट के इधर भी इस साइड भी पूरे जगह पे क्या है बुआ, एक लेयर चढ़ गया है। अंदर तो मेटल है बउआ, मेटल के ऊपर क्या है, वार्निश का लेयर चढ़ा हुआ है। ऐसे ही इसके बगल में ऐसे ही बउआ, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि जो लेयर चढ़ा हुआ है वो इंसुलेटेड लेयर है। ठीक है, तो ऐसे ही कोर को हम लोग क्या कहते हैं, लेमिनेटेड कोर। मतलब कि एक्चुअल में है मेटल, लेकिन उस मेटल को ऐसे लिक्विड में डाल दिया गया, जिस लिक्विड का लेयर चढ़ने के बाद कैसे है कि बउआ, वो जो वायर घर में लगाते हैं कॉपर वाला, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर होता है, पीवीसी होता है वो चढ़ा हुआ। ठीक है, पॉलीमर होता है, तो अगर पॉलीमर को हम लोग हटा देते हैं तो वो नीचे आपका कॉपर दिखने लगता है। वैसे ही सेम होता है बउआ, इसको वार्निश का एक लेयर चढ़ा देते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये जो मेटेलिक पोर्शन है वो आपका इंसुलेटेड टाइप का, एक दूसरे में टच भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चूंकि मेटल का पोर्शन है, इसमें एडी करंट अगर लगातार एडी करंट फ्लो होता है, तो ये जो लेयर है वार्निश वाला या कोई और अदर लिक्विड का लेयर होगा, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जिस वजह से क्या होता है वो फिर जो आपका डिफरेंट मेटल पीस यहाँ रखा गया था, वो मेटल पीस एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं। तब वो फिर ट्रांसफार्मर को नीचे उतार कर करके या मोटर को फिर से वार्निश वगैरह किया जाता है। तो देखते हो कि कभी कभी कि बड़े बड़े मोटर का खोल करके बुआ उसका फिर से है ना, आपका जो सर्विसिंग टाइप का चीज करते हैं, तो वार्निश वगैरह के लिए चढ़ाया जाता है, इसी वजह से। तो इस टाइप का जो कोड होता है बुआ, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमिनेटेड कोड होता है। लिखेंगे यहीं पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो एक तो आपका क्या है कि लेमिनेटेड कोड को लगाने से क्या होता है आपका कि जैसे एक लेयर है बउआ, दूसरे लेयर है, इसके साथ में कंटिन्यूस नहीं रह पाता है, तो एडी करंट हुआ बढ़ जाता है। अगर क्या है, अगर हम लोग वार्निश का लेयर नहीं चढ़ाते तो पूरा का पूरा क्या होता है, एक ही बउआ हो जाता, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट होता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। लेकिन हम लोग लेमिनेटेड कोड लगाने से जो उसके एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बउआ, अलग अलग बांट देते हैं, ताकि ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कॉज नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई डाउट है पूछ सकती हो। नहीं सर। पूछो, कोई डाउट है तो पूछ सकती हो। फिर ऐसे बार दूसरी तीसरी बार पढ़ने के बाद आता है डाउट। अच्छा, दो तीन बार पढ़ती है तब डाउट आता है। हाँ। नेक्स्ट लाइन लिखो। द प्लेन ऑफ शीट आर अरेंज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। द प्लेन ऑफ शीट आर अरेंज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो so they cut across the eddy current path. So they cut, so they cut across the eddy current path. They cut across the eddy current path. नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। large resistance between large resistance between thin sheet, large resistance between thin sheet confine the eddy current, large resistance between thin sheet confine eddy current TO2 individual sheet, eddy current TO2 individual sheet, large resistance between the thin sheet के बीच में large resistance लगा देते हैं बाबू, फिर confine, कन्फाइन। हाँ, the eddy current to the individual sheet, to the individual sheet। ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस लगा देंगे अलग अलग सीट के बीच में, तो जो एडी करंट होगा वो इसका यहीं पे रह जाएगा, इसका यहीं पे रह जाएगा, इसका यहीं पे, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो एडी करंट को एक सीट से दूसरे सीट तक जाने नहीं देगा, जिस वजह से कम हीट पैदा होगा, करंट कम होगा तो हीट कम होगा पैदा होगा, क्योंकि हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर है, जितना करंट करंट कम पैदा होगा उतना कम हीट होगा। तो हमारा ट्रांसफार्मर है, चाहे मोटर है, चाहे डायनेमो है, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट लंबा समय तक हुआ चलेगा। एडी करंट का एप्लीकेशन लिख लेंगे, इसका यूज कहाँ पे है ना, आपके बुक में दिया हुआ सब कुछ बहुत डिटेल में, सर ये एप्लीकेशन में क्लास लिखेंगे। क्या चीज बोलिए।
एसी में बस हमको दिखा, एसी में एसी वाला जो चैप्टर है ना, हाँ हाँ। ऑल्टरनेटिव करंट, उसमें बस 3 डेफिनेशन दिया है, उसी में लास्ट में हम्म। लिखा हुआ है। 3 ही लाइन है बस। और ये डायग्राम नहीं था कॉपर वाला? कुछ नहीं, बस एडी करंट नहीं क्या नहीं लिखा है है। बउआ, नहीं नहीं, आप देखिए आगे पीछे होगा। बॉक्स में, बॉक्स में घेर करके डायग्राम बना हुआ है अलग कलर से। पता ठीक नहीं है। सर हमको। हाँ हाँ। ठीक है, देखते हैं। हम्म होगा, वहाँ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन में लिखो पहला, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। ट्रेन में जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं बउआ, वो एडी करंट से ही आता है ब्रेक। दूसरा इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो गैल्वेनोमीटर में हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता है। तीसरा लिखेंगे इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस में हाई अमाउंट ऑफ एडी करंट होता है, जिससे हाई अमाउंट ऑफ हीट पैदा होता है बउआ। ठीक है। जो उस हाई हाँ। अमाउंट ऑफ हीट को कर करके हम लोग एलॉय बनाते हैं। जो मेटल देखते हैं कि मेटल का एलॉय बनता है बुआ, मेटल नॉन मेटल मिला करके या मेटल मेटल मिला कर करके, तो एलॉय बनाने में हम लोग इंडक्शन फर्नेस का यूज करते हैं। जहां आपका हाई एसी करंट का यूज करते हैं, उससे हाई अमाउंट ऑफ एडी करंट पैदा होता है, जिससे हाई हीट पैदा होता है, जिससे मेटल जो है मेल्ट होकर के मिल जाता है रोशे में। चौथा लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर मीटर। इलेक्ट्रिक पावर मीटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में वो कुछ चीज को हमको रोटेट करना होता है। ठीक है, मेटल डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको रोटेट करवाते हैं एडी करंट का सहारा लेकर करके। ठीक है। हाँ सर। हम्म अब छोटा हेडिंग डालेगी, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। तो अब तो कम टॉपिक बचा है। सेल्फ इंडक्शन टॉपिक आपको लग रहा होगा कम है बाबू, लेकिन ये वो कम बुक में टॉपिक इतना नहीं। कम क्यों दिखाता है, मतलब ऐसा वो छोटा सा लगता है चैप्टर। सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टर। इंडक्टर। ठीक है, तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो चांस होता है कि दोनों में कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे जो भी है कम बेसी कुछ ना कुछ वो पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ देखना होगा आपको कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। जैसे देखो बउआ, कोई भी सेल इनवार्ड है, ऑलरेडी सेल इनवार्ड के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं आज के डेट में। ठीक है, इसमें अगर आप करंट फ्लो हो रहा है बउआ, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा बउआ, जो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो डिपेंड करेगा कि इस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, इफ अ करंट फ्लो इन अ कॉइल, इफ अ करंट फ्लो इन अ कॉइल, comma there is magnetic flux, there is magnetic flux through the same coil, there is magnetic flux through the same coil, magnetic flux through the same coil, and and the magnetic flux is, and the magnetic flux is directly proportional to current in the coil, directly proportional to current in the coil. Magnetic flux is directly proportional to current in the coil. Phi is proportional to I. Phi equal to Li.
फाई इक्वल टू एल आई। लिखेंगे वेयर एल इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, where L is proportionality constant known as self-inductance, where L is proportionality constant known as self-inductance, self-inductance or coefficient of self-induction or coefficient of self-induction, self-induction। लिखेंगे इसके नीचे if I equal to 1 ampere then phi equal to L, phi equal to L। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इंडक्टेंस है, एल आपका क्या है, इंडक्टेंस है बउआ। आप ऑलरेडी रेजिस्टेंस पढ़ चुकी है, रेजिस्टर के प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। आप कैपेसिटर पढ़ चुके हैं बउआ, कैपेसिटर के प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। रेजिस्टर के प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपेसिटर के प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं, इंडक्टर के प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, वैसे ही इंडक्टेंस है। जैसे रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, वैसे ही इंडक्टर है। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ठीक है सर जी, समझ में आ रहा है। तो हाँ सर। इंडक्टेंस एक्चुअल में क्या हुआ, इंडक्टेंस एक्चुअल में क्या हुआ, लिखेंगे इंडक्टेंस इज द, एल क्या है, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इंडक्टेंस किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल। इंडक्टेंस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड ड्यू टू, जनरेटेड ड्यू टू यूनिट करंट, 1 एम्पियर का करंट हुआ, यूनिट करंट इन द कॉइल। Inductance is the magnetic flux generated due to unit current in the coil. Unit current in the coil. एक लाइन और लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे पूछा जाता है ना, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलती है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल का बना उस पर डिपेंड करता है। सी के बारे में पूछा था, किस पे डिपेंड करता है, ए एप्सिलॉन बाई डी, मतलब किसी भी पैरेलल प्लेट का एरिया कितना है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके बीच का मीडियम कैसा है, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, एयर है कि कोई डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ, उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस का लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे। वैसे ही बउआ इंडक्टर का जो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी, जो वैल्यू, वो किस पे डिपेंड करेगा, लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन शेप, इसका शेप कैसा है, डिपेंड्स ऑन शेप कॉमा साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। Shape, size, and orientation of the coil. Orientation of the coil has nothing to do with resistance. Has nothing to do with resistance. Nothing to do with resistance. क्या बोले, इट डिपेंड्स ऑन शेप साइज And orientation. Orientation of the coil. सर। ओरिएंटेशन मतलब वही ना कि कितना नंबर वंबर है कॉइल का, मतलब कितना बार घुमा हुआ है। सोचना ओरिएंटेशन मतलब क्या है, वो शेप है, साइज है, साइज बड़ा छोटा कितना, शेप है, सर्कुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, कैसा है। ओरिएंटेशन मतलब तुम खड़ी हो, सीधा होके खड़ी हो, तुम झुक के खड़ी हो, तुम मुंडी नीचा पैर ऊपर करके खड़ी हो। ओरिएंटेशन का मतलब है कि किस एंगल पे क्या कैसे है, वो ओरिएंटेड है चीजें। ठीक है, कैसे हम्म। ओरिएंटेड है। शेप मतलब बड़ा छोटा हुआ, साइज का मतलब ट्रायंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का, स्क्वायर है, सर्कल है, कैसा, वही साइज हुआ। ओरिएंटेशन मतलब है किस एंगल पे है, कैसे ओरिएंटेड है कोई भी चीज। ठीक है, मतलब एकदम हम सीधे स्ट्रेट खड़े हैं, झुक के खड़े हैं, और झुक के खड़े हैं, उल्टा भार खड़े हैं, क्या क्या, वो सब ओरिएंटेशन में आता है। It depends on shape, size and orientation of coil, has nothing to do with resistance। है ना, सर एक इसको क्वेश्चन, रेजिस्टेंस तक बोल। हाँ हाँ अगर बोलो। जैसे आप बोले अगर झुक के खड़े हैं, खड़े होके खड़े हैं, तो झुक के अगर खड़े रहेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, तो इस पे तो डिपेंड करना चाहिए। तो ये लिखा इट डिपेंड्स ऑन साइज शेप और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ना बउआ। तो आप इसके बाद क्या लिखा है, हैज नथिंग टू डू विद द कॉइल। एंड नथिंग टू डू विथ कॉइल नहीं बउआ, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, नथिंग टू डू विथ रेजिस्टेंस। उस ओह कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विथ रेजिस्टेंस। ठीक है सर, हम कॉइल लिख दिए हाँ थे। है ना। लिखो इफ यूनिट इज, जैसे रेजिस्टेंस का ओम होता है, कैपेसिटर का फेराड होता है, वैसे ही इंडक्टर का यूनिट, इट्स यूनिट इज हेनरी। ठीक है, हेनरी साइंटिस्ट का नाम पे है, HENRY, हेनरी। हेनरी लिखेंगे 1 हेनरी, 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर अपॉन एम्पियर, या तो हम लोग इसको वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर भी कहते हैं। आपको कैसे भी लिखा जा सकता है, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। यही अगर हायर क्लासेस में जाओगे। ठीक है, लिखा गया यहाँ तक। हाँ सर। हाँ ठीक है, जैसे हमने बोला I = Li, ऐसे ही बोला Psi = Li। एक्चुअल में Psi = Li होता है, और जब वो नंबर ऑफ टर्न n लेते हैं तो वो m psi होता है, जो phi कहलाता है। वो ऐसे साली देखो हो जाता है ना, Li साली, है ना, याद करने का आसान तरीका होता है ये। ठीक है, देखो लिखेंगे इफ नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इज n। जान रहे कि कॉइल के केस में नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा फैक्टर काम करता है। इफ नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इज n, देन n phi = Li, यानी L = n phi अपॉन I। ये हर हाल में आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, हर हाल में। लिखेंगे हेंस हेंस इफ करंट इन द कॉइल इज चेंजिंग, हेंस if the current in the coil is changing, current in the coil is changing, comma, flux will change, flux will change, flux will change, and due to changing magnetic flux, and due to changing magnetic flux, due to changing magnetic flux, induced EMF is generated in the same coil, induced EMF is generated in the same coil, same coil, induced EMF is generated in the same coil, and this phenomena is called self-induction in the same coil, and this phenomena is called self-induction। ठीक है, लिखा गया सर जी। जैसे बुआ कभी खूब खुद सोचती होगी तो लगता होगा खूब मन, भाई खूब मन लगा कर पढ़े, कभी कुछ सोचती होगी मन करता होगा नहीं चलो भाई घूम लेते हैं थोड़ा सा, कभी कुछ सोचती होगी तो मन करता होगा नहीं थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं। दिमाग अपना अपना जैसे जैसे आप खुद के दिमाग में थॉट आता है वैसे वैसे हम लोग एक्टिविटी करते हैं। यही सेल्फ इंडक्शन कहलाता है बुआ। एक कॉइल है, किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका, ठीक है कि कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो इसी की फिनोमिना को हम लोग सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना कहते हैं। लेकिन अगर बउआ किसी की बात सुनकर करके अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आता है तो वो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ बउआ। ठीक है, ईएमएफ जो होता है बउआ, ईएमएफ इक्वल टू माइनस, चूंकि नंबर ऑफ टर्न है तो माइनस d∅dt। बार बार पढ़ चुकी है। ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ टर्न अगर यहाँ पे n है तो -n d∅dt। ईएमएफ E इक्वल टू -n
डी वाई डी टी। फाई इक्वल टू क्या लिखिए बउआ अभी, फाई इक्वल टू एल आई, L। फाई इक्वल टू एल आई, यानी ईएमएफ क्या हो गया, माइनस एन एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। माइनस क्यों आता है बउआ, सेम कहानी है, अपोज नहीं करना चाहेगा बउआ, मतलब अपोज को क्या करेगा, ये चेंज को अपोज करना चाहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से निगेटिव साइन आते हैं। ईएमएफ क्या होगा, माइनस एन एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हाँ में हम सर। लोग हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर भी करके आता है, इसका एक हम्म। डेरिवेशन है। ये सेल्फ इंडक्शन के बाद हम लोग एक मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला करेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर, तब हम लोग म्यूचुअल कंडक्शन पे चले जाएंगे, है ना, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस पे हुआ। तो हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दो तीन डेरिवेशन कंट्रोस्टली देखना होगा। म्यूचुअल इंडक्शन वाला थोड़ा सा समझने वाला है, मतलब थोड़ा यहाँ करके रखेंगे, तब चीजें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हम्म। होगा। तो सीरीज और पैरेलल इंडक्शन करेंगे, फिर हम लोग एसी में चले जाएंगे। ठीक है। हाँ सर। वो लोग को डाउट है, जल्दी जल्दी पढ़ा दिए क्या, नहीं सर, ठीक है। वो ऐसा नहीं ना मेरा कि थोड़ा दिक्कत है कि मतलब हमको जैसे आप हर रोज ये पढ़ाते तो हमको एक बार में डाउट नहीं निकलता है, हमको पढ़ना पड़ता है 2 3 बार। अच्छा नहीं ठीक है। ठीक ना, हाँ सर। ठीक है, चलो वो कल मिलते हैं, ओके। ठीक। ठीक है।